नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज मूड मीटर की शुरुआत एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ। सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के बाद अब सरकार ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाल दिया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही 1856 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। यानी भारत का जो पानी है, भारत की नदी का पानी अब वो भारत के काम आएगा, आतंक के गढ़ पाकिस्तान के नहीं। ये फैसला नरेंद्र मोदी सरकार के उस संकल्प को दिखाता है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। लेकिन इसी वक्त भारत के करोड़ों लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या खून और खेल एक साथ चलता रहेगा? जिस पाकिस्तान को सजा देने के लिए हमने पानी रोका, ऑपरेशन सिंदूर किया, उसी आतंकी मुल्क पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट का मैच क्यों खेलने जा रहे हैं? और वो भी तब जब हम डंके की चोट पर रोज ये ऐलान करते हैं कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यानी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, एक पॉज है, एक विराम है। यानी आज भी हम पाकिस्तान के साथ लगभग युद्ध वाली स्थिति में हैं। तो इस सिचुएशन में भी दुश्मन मुल्क के पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच कैसे जायज ठहराया जा सकता है? आज ही जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की घुसपैठ कराने की साजिश रची। हालांकि उन घुसपैठियों को हमारे सुरक्षा बलों ने डायरेक्ट जहन्नुम भेज दिया, लेकिन पाकिस्तान की यह हरकत दिखाती है कि अब भी वो आतंक का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। वो अभी भी हमें घाव पर घाव देने की साजिशें रच रहा है, दिन रात रच रहा है। ऐसे में हमारा उसके साथ क्रिकेट खेलना कैसे जायज है? यह सवाल आज हर भारतीय के मन को कचोट रहा है। हम क्रिकेट खेलकर दुश्मन पाकिस्तान की जेब क्यों भरें, जब हमें पता है कि वो मैच के क्रिकेट बेचकर कमाई करेगा और जो कमाई होगी उससे वो हथियार खरीदेगा, आतंक की फंडिंग करेगा। फिर क्यों हम उसके साथ क्रिकेट खेलें? एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को यूएई में मैच शेड्यूल किया गया है और कंगाल मुल्क पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि उसे इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी रुपयों में 116 करोड़ रुपए की कमाई होगी और इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत पाकिस्तान मैच की व्यूअरशिप से आने वाला है। ऐसे में भारत अगर पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करता है तो पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे और बहुत मुमकिन है कि भारत और पाकिस्तान में मैच ना हो तो फिर ये टूर्नामेंट ही रद्द हो जाए। और ज्यादातर भारतीय तो यही चाह रहे हैं कि टूर्नामेंट रद्द हो जाए तो हो जाए, भारत को किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। दूसरी तरफ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग वे दलील दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी कई लोग इस तरह की दलील दे रहे हैं कि ये दो देशों के बीच का टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ये मैच मल्टीनेशनल टूर्नामेंट का हिस्सा है और अगर भारत मुकाबले से हटता है तो पाकिस्तान को वॉकओवर मिल जाएगा, यानी पाकिस्तान बिना खेले ही जीत जाएगा। भाई, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीतता है तो जीते, हम जिस मैच को खेलेंगे ही नहीं उसमें किसी की हार और जीत से हमें क्या मतलब? जिस मैच को हमने खेला ही नहीं उसमें पाकिस्तान जीतता है या ऑस्ट्रेलिया जीतता है, इस बात से हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? मैच के पक्ष में दलील देने वाले अजब गजब बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि कल को अगर ओलंपिक के दौरान कोई पाकिस्तानी टीम या किसी पाकिस्तानी एथलीट का मुकाबला भारत के खिलाफ हो जाए तो क्या भारत पाकिस्तान को यूं ही वॉकओवर दे देगा? अरे भाई, ओलंपिक जब होगा तब होगा। ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है। ये ओलंपिक नहीं, एशिया कप है। ये हवा हवाई बातें क्यों करना, काल्पनिक बातें क्यों करना? और अभी तो ऑपरेशन सिंदूर से निकले हैं। अभी तो जंग की आग ठंडी भी नहीं हुई।
और आप अभी कह रहे हैं कि क्रिकेट खेलेंगे। और एशिया कप का अगर ओलंपिक में भारत नहीं खेलता है तो हो सकता है कि भारत को और भारत के खिलाड़ियों को कुछ असर पड़े उससे, लेकिन अगर भारत एशिया कप नहीं खेलता है तो एशिया कप का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए मल्टीलेटरल गेम है और इसका बाइकॉट नहीं कर सकते, ऐसी दलीलों का कोई मतलब नहीं है। अरे तो फिर भी खेल है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमने तो इससे भी महत्वपूर्ण और बड़े मंचों को साइडलाइन किया हुआ है। आप में से कई लोगों को पता होगा, जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो जान लीजिए। दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, जिसमें भारत के साथ नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो सदस्य हैं उसके। क्या आपको पता है कि वो आखिरी बार सार्क की बैठक कब हुई है? 2014 में हुई थी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और उसके बाद से भारत लगातार सीमा पार आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान की नाकामी के चलते सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करता आ रहा है। एक आध बार वर्चुअली हम जरूर जुड़े हैं, वो भी कोरोना जैसी महामारी के दौर में। उसके बाद से भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान के साथ सार्क में बैठना हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि वो भारत के खिलाफ लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि वो आतंकवादियों के जरिए भारत में खून खराबा कर रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम पाकिस्तान की वजह से सार्क जैसे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का बहिष्कार कर सकते हैं, ऐसा सख्त स्टैंड ले सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान के साथ मैच के मामले में हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये आप खुद सोचिए। पानी बंद है, व्यापार बंद है, तो खेल बंद क्यों नहीं होगा भाई? और एक बात और जान लीजिए, इस बार वो मामला भी नहीं है कि यहां नहीं तो वहां खेल लो, पाकिस्तान में नहीं तो यूएई चलो वहां खेल लेते हैं, थर्ड कंट्री में खेल लेते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल पर मैच कराने वाला आइडिया भी इस देश के ज्यादातर लोगों को रास नहीं आ रहा, क्योंकि असल में किसी को यह बात रास आ ही नहीं रही कि एक तरफ सरहद पर हमारे सैनिक उनके सैनिकों को ठोकें, लड़े, और दूसरी तरफ हमारी टीम यूएई जाकर दुश्मन के साथ क्रिकेट खेले। और एक बात और जान लीजिए, भारत के क्रिकेट बोर्ड और भारत की सरकार सबने पहले बोला है और किया भी है कि हम पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी ऐसा हुआ था। पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी, लेकिन भारत ने अपने सारे मैच दुबई में खेले। 2024 एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, तब भी भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भारत के मुकाबले श्रीलंका में कराए गए थे। 2023 एशिया कप में भी यही कहानी थी। लेकिन अब उस पुरानी कहानी को भी बदलने का वक्त आ गया है। यह ऑपरेशन सिंदूर के पहले की बात है, यह पहलगाम के पहले की बात है। अब पाकिस्तान के साथ न यहां न वहां कहीं भी मैच खेलना एक तरीके से उन शूरवीरों के साथ धोखा होगा जो हर दिन पाकिस्तान की आतंकी हरकतों से लड़ रहे हैं, जो हर दिन सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाकर डटे हुए हैं। एक मैच राष्ट्र के सम्मान और राष्ट्र की सुरक्षा से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, और पाकिस्तान के साथ उस वक्त तक मैच नहीं होना चाहिए जब तक वो आतंकी हरकतों को बंद नहीं करता है। उस पाकिस्तान के साथ मैदान पर उतरने की बात ही उन परिवारों के साथ एक धोखे की तरह होगा जिनके अपने पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों की बंदूकों की गोली का शिकार हो गए। इसीलिए आज पहलगाम के पीड़ित परिवार भी इस मैच के बाइकॉट की बात कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा।
तो भाई सिर्फ 3 महीने में पूरा देश क्या भूल जाएगा कि पहलगाम में हमारे साथ क्या हुआ? पहलगाम के बाद हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमने क्या किया? एक लॉजिक दिया जा रहा है कि अगर भारत एशिया कप से हटता है तो बीसीसीआई को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। भाई मैं कहता हूं कि 200 करोड़ रुपए बीसीसीआई जैसे संगठन के लिए ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। आपको पता है कि बीसीसीआई का टोटल नेटवर्थ कितना है? 18,760 करोड़ रुपए बताए जाते हैं, करीब $2.5 बिलियन के आसपास। और दूसरी तरफ कंगाल मुल्क पाकिस्तान की कुल जीडीपी $373 बिलियन की है और उसके क्रिकेट बोर्ड का नेटवर्थ तो 450 करोड़ के आसपास है। 19,000 करोड़ बनाम 450 करोड़। पिछले साल बीसीसीआई ने 9,741 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही ना कि क्या तब भी उसे 200 करोड़ रुपए की टेंशन लेनी चाहिए? और बीसीसीआई को भी यह बात अच्छे से पता है कि उसकी ये सारी कमाई, उसका ये सारा वैभव, उसका धन, उसका सारा ऐशो आराम ये हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमी और फैंस की वजह से है। वो भारतीय फैंस जो अपने चहेते क्रिकेटरों को भगवान की तरह पूजते हैं। अब सवाल है कि ऐसे भरोसेमंद फैंस की आस्था का क्या बीसीसीआई इस तरीके से अनादर कर देगी? और ये मत भूलिएगा कि हमारे क्रिकेटर्स हेलमेट पर तिरंगा लगाकर खेलते हैं और यहां तो बात तिरंगे की आन बान शान की है भाई। फिर क्यों ना इसकी आन बनाए रखने के लिए, इसकी शान के लिए हम पाकिस्तान को मैच से पहले ही उसे आउट कर दें, हम इस मैच को खेलने से इनकार कर दें। और हिंदुस्तान का यह कदम आतंकी मुल्क पाकिस्तान को जबरदस्त और माकूल जवाब होगा। वहां की आतंक परस्त सरकार को जवाब होगा। पाकिस्तानी सरकार के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को जवाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान का गृह मंत्री मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है और एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष की कुर्सी पर भी वही बैठा हुआ है। और एशिया कप कराने की जिम्मेदारी एशियन क्रिकेट काउंसिल की होती है। इसीलिए पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने की नीयत से मोहसिन नकवी बेचैन हुआ जा रहा है कि चाहे जैसे भी हो, जो भी करना पड़े, एशिया कप हो जाए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस नकवी की रिश्तेदारी पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ भी है। और मुनीर की सेना का आतंकी चरित्र यह बीते दिनों में कितनी बार सामने आ चुका है, यह पूरा हिंदुस्तान जानता है। यहां एक बात और याद रखिए कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान की सेना का ही कैरेक्टर आतंकी नहीं है, बल्कि उसकी क्रिकेट टीम के बड़े बड़े जो सितारे हैं वो भी आतंकी की ही बोली बोलते हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम तो शाहिद अफरीदी का है। पाकिस्तान का एक पूर्व क्रिकेटर अक्सर भारत और भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगलता रहता है। शाहिद अफरीदी ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए भी भारतीय सेना को जिम्मेदार बता दिया था, जबकि पूरी दुनिया जानती है, लाखों सबूत हैं कि यह सारा कांड पाकिस्तान के इशारे पर पाकिस्तानी संगठनों ने, आतंकी संगठनों ने रचा था। और इसे अंजाम देने वाले भी पाकिस्तानी आतंकी ही थे जो परसों मारे गए। लेकिन आतंक का फितूर है जिस मुल्क पाकिस्तान और उसके क्रिकेटरों के सिर पर ऐसे सवार है कि उनको फैक्ट की परवाह ही नहीं है, वो कहां अपनी आदत से बाज आने वाले हैं। खैर, शाहिद अफरीदी तो अभी भारत के लीजेंड क्रिकेटर्स ने ही उनको झटका दे दिया है, जिससे उभरने में उन्हें टाइम लगेगा। भारत चैंपियंस ने कल होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरने से इनकार कर दिया था। इससे पहले दोनों देशों के बीच लीग लेवल का जो मैच था वो भी आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने उस दौरान भी कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। सुरेश रैना और शिखर धवन जैसे लोग, इन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था कि वो इस मैच का हिस्सा कतई नहीं बने। भारतीय लीजेंड्स ने तो पाकिस्तान को दम दिखा दिया है। अब सवाल यह है
कि क्या एशिया कप 2025 को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक्शन लेगा, क्योंकि एशिया कप में खेलने को लेकर गली से लेकर संसद तक सवाल उठ रहे हैं। और अगर बीसीसीआई को ऐसा फैसला लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो क्या केंद्र सरकार को इस बार आगे आकर यह सख्त फैसला नहीं लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच नहीं। बहरहाल देश का मूड मीटर में अब वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि जिस भूकंप से समंदर कांप गया उससे अगर सुनामी उठती है तो कितनी बड़ी तबाही मच सकती है। तो पिछले 13 घंटे से दुनिया के छोटे बड़े करीब 20 देश अलर्ट मोड पर हैं। वहां समंदर किनारे के इलाकों में दहशत का माहौल है, अफरा तफरी है। वहां निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचाई की तरफ सुरक्षित इलाकों में जा रहे हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे उनकी जिंदगी पर भारी हैं, खतरनाक हैं। प्रशांत महासागर में समंदर के अंदर से उठ रही सुनामी की लहरों के चपेट में आने का डर सता रहा है उनको। और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रशांत महासागर का वो इलाका जिसे भूकंप और खतरनाक ज्वालामुखी गतिविधियों की वजह से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, वहां इस सदी का सबसे तगड़ा और दुनिया का अब तक का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। 8.8 तीव्रता का भूकंप। यह भूकंप रूस के कमचटका द्वीप समूह के आसपास समंदर में आया, जिसका कि एपिसेंटर यानी कि केंद्र जमीन की सतह से 19 किलोमीटर नीचे था। और इसकी वजह से रूस, जापान, अमेरिका, कनाडा, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, चीन, फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, बहुत सारे देशों में सुनामी का खतरा खड़ा हो गया। इसमें अगर समंदर के द्वीपों को मिला लें तो यह आंकड़ा करीब करीब 20 देशों तक जा पहुंचता है। इसके लिए अगर 24 घंटे के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया गया है तो उसमें भी सबसे ज्यादा खतरा जापान में है, जहां मौसम विभाग ने 16 से ज्यादा सुनामी लहरों को समंदर से जमीन की तरफ बढ़ते हुए बताया है, जो अभी भी 2 मीटर से लेकर जो कि करीब 6 फुट होता है। तो अभी तो उसी ऊंचाई की लहरें उठ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो समुद्र के तट के पास पहुंचते पहुंचते वो 10 फीट या उससे भी ऊपर उठ सकती। आप सोचिए कि 10 फुट ऊंची समंदर में लहरें जब आएंगी तो क्या विनाशकारी मंजर होगा वह। और ऐसा क्यों संभव है, इसकी आशंका क्यों बढ़ रही है, इसका रहस्य मैं आपको आगे मूड मीटर में खोलूंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि सुनामी को लेकर जापान पहले से ही एक तरीके से अलर्ट मोड में था, यूं कहिए कि फुल अलर्ट मोड में था, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी उस जापानी भविष्यवक्ता ने 1992 में ही कर दी थी, जिसे जापान का बाबा बेंगा कहा जाता है। और बड़ी बात यह है कि रियो तात्सुकी नाम की उस महिला की जो 15 भविष्यवाणियां हैं, उसमें से 13 भविष्यवाणियां अब तक सच हो चुकी है, जिनमें 2011 में जापान में आई सुनामी भी शामिल है। उसकी 14वीं भविष्यवाणी में इस सुनामी का ऐलान था। हालांकि उसकी तारीख करीब करीब 5 जुलाई के आसपास बताई जा रही थी, लेकिन इत्तेफाक देखिए, आप इसे जैसे चाहते हैं जिस तरीके से आप इसको देखें, लेकिन यह भी आप समझिए कि जुलाई का महीना बीता नहीं है अभी, और आधी दुनिया में भूकंप और सुनामी का इतना बड़ा अलर्ट, इतना बड़ा खतरा। तो रियो तात्सुकी ने बताया था कि जुलाई में ऐसा होना है। रियो तात्सुकी ने अपनी 14वीं भविष्यवाणी में जापान के पूर्वी समुद्री इलाके में बड़ी तबाही की आशंका जताई थी। इसीलिए अगले 24 घंटे के लिए जापान पूरी तरीके से अलर्ट मोड में। जापान के समुद्री इलाकों में 10 फुट यानी कि 3 मीटर से ज्यादा ऊंची सुनामी लहरों का अलर्ट है। 2011 की तबाही की याद दिलाते हुए जापान के कई शहरों में सुनामी के सायरन बजाए जा रहे हैं। जापान सरकार ने पूर्वी तट के बड़े हिस्से को खाली करने का आदेश जारी किया है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का एक बड़ा ऑपरेशन जापान में इस समय चल रहा है। जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट और उसके आसपास के इलाके को भी एहतियातन खाली कर लिया गया है। और इसकी बड़ी वजह यह है
कि वहां साल 2011 में सुनामी से आई तबाही का बड़ा न्यूक्लियर मलबा बड़े बड़े टैंक में स्टोर करके रखा हुआ है, जिसके रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम भी वहां लगी हुई। कहा जा रहा है कि अगर इस बार की सुनामी अगर अनुमान से बड़ी हो गई तो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के टैंकों में स्टोर किया गया जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए जापान सरकार ने इस इलाके के लोगों को कम से कम 20 किलोमीटर दूर जाने का निर्देश दिया है उस प्लांट से। जापान के बाद आपको अमेरिका के हवाई द्वीप की भी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। जापान के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं खतरा है, सबसे ज्यादा कहीं अफरा तफरी है, तो हवाई में। सुनामी अलर्ट के बाद लोग खाने पीने का सामान जुटाने में लगे हुए। एक तरफ मॉल और स्टोर्स में भीड़ दिख रही है और दूसरी तरफ हाईवे पर गाड़ियों का रेला है। ये वो लोग हैं जो सुनामी से बचने के लिए जल्दी से जल्दी ऊंची जगहों पर और सुरक्षित जगहों पर पहुंचना चाहते हैं। तो ये जो अफरा तफरी है, ये जो बदहवासी है, उसकी भी बड़ी वजह है। साल 2011 में जापान में 9.1 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी आई थी और वहां बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई थी। तब हवाई द्वीप पर सुनामी की 3 से 12 फुट ऊंची लहरें पहुंची थी और इसकी वजह से हवाई के कई बंदरगाह और हार्बर डूब गए थे। होटल और दुकानें बर्बाद हो गए थे। इस बार भी अधिकारियों ने समुद्र तटों और बंदरगाहों से लोगों को दूर जाने की अपील की है। कहा यह जा रहा है कि इन इलाकों को जल्दी से जल्दी लोग खाली कर दें, क्योंकि अगर सुनामी आई तो सबसे ज्यादा तबाही इन्हीं इलाकों में होगी। हवाई द्वीप इससे पहले 4 नवंबर 1952 में एक बड़े सुनामी का कहर झेल चुका है। तब उस समय भी रूस के कमचटका में ही 9.1 की तीव्रता का भूकंप आया था 1952 में, और वो दुनिया का पहला भूकंप था जो रिक्टर स्केल पर 9 का आंकड़ा पार कर गया था। और तब हवाई में 12 मीटर ऊंची लहरें उठी थी। 12 मीटर का मतलब समझिए करीब करीब 36 फुट ऊंची लहरें। आप इसी से अंदाजा लगाइए, 36 फुट ऊंचा, यानी कि यूं समझिए कि 3-4 मंजिला इमारत के बराबर। इतिहास की यह सबसे विनाशकारी सुनामी मानी जाती है, जिसमें हवाई द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों और जनजातियों की जो बड़ी आबादी जो है वो एक तरीके से खत्म हो गई थी। उनका नामो निशान मिट गया था। हवाई में रहने वालों की यादों में अभी भी 1952 की उस सुनामी एक तरीके से जिंदा है उनके जहन। तो इस बार कमचटका में 8.8 तीव्रता का जो भूकंप आया है, अगर गणित के हिसाब से अगर देखें तो 8.8 तीव्रता के भूकंप के झटके से लगभग 63 लाख टन टीएनटी के बराबर। टीएनटी एक विस्फोटक होता है, बहुत शक्तिशाली विस्फोटक। 63 लाख टन टीएनटी के बराबर ऊर्जा पैदा होती है। जबकि जापान के, अब इसको ऐसे समझिए कि जो जापान के हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया गया था, उससे जो ऊर्जा निकली थी वो 15 किलो टन टीएनटी के बराबर थी। 15,000 टन टीएनटी के बराबर। अब उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो ये 8.8 तीव्रता का जो भूकंप है, ये हिरोशिमा जैसे करीब करीब 14,000 परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर है। आप सोचिए, हिरोशिमा में एक परमाणु बम ने कितनी बड़ी तबाही मचाई थी, और वैसे 14,000 परमाणु बम एक साथ फटेंगे तो जिस तरह की ऊर्जा और जिस तरह की तबाही उससे मच सकती है, समझिए कि उतनी ही ऊर्जा इससे निकली है। और यही वजह है कि प्रशांत महासागर में 15,000 किलोमीटर के दायरे में सुनामी की लहरें उठ रही। और यही वजह है कि रूस, चीन से लेकर अमेरिका जैसे बड़े देश सुनामी को लेकर अलर्ट मोड में। किन देशों में सुनामी की कितनी ऊंची लहरों का अनुमान लगाया जा रहा है, एक बार यह भी जरा जान लीजिए। तो पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने जो अनुमान जताया है, उसके मुताबिक हवाई, चिली, जापान और सोलोमन आइलैंड में कुछ जो समुद्री इलाके हैं, वहां 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है, यानी कि 3 से
करीब 10 मीटर ऊंची, जबकि रूस, पेरू और इक्वाडोर में के कुछ इलाकों में 3 मीटर से भी ज्यादा ऊंची सुनामी लहरें टकरा सकती हैं। मतलब 3 मीटर का मतलब करीब करीब 10 फुट से ज्यादा, करीब करीब 10 फुट। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी कुछ द्वीपों में 2 से 5 फुट ऊंची सुनामी लहरें पहुंच सकती हैं, जबकि फिलीपींस के पूर्वी तट पर 1 मीटर के करीब ऊंची लहरें जो है वो आ सकती। आपको लग रहा होगा कि ये 2 फुट 3 फुट तो चलो फिर भी कोई बहुत बड़ी लहर नहीं है, लेकिन अब मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। और सुनामी की लहर अगर 5 फुट भी ऊंची हो तो कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है, यह आपको समझना चाहिए। यह आपको जानना चाहिए कि समंदर में उठी लहरें तट के किनारे आकर अचानक क्यों ऊंची हो जाती है, खास करके सुनामी की लहरें। अमेरिका के पैसिफिक मरीन एनवायरमेंटल लैब के मुताबिक सुनामी की लहरें सामान्य समुद्री लहरों से बहुत अलग होती हैं। ये लहरें लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 700 किलोमीटर, जो कि एक जेट विमान के रफ्तार के बराबर है। आप सोचिए, इस रफ्तार से कोई लहर चल रही हो और वो जब टकराएगी तो कितनी विनाशकारी होगी, इसी से इसका अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि कई बार लगता है कि चलो 3-4 फुट की लहर तो ठीक है, थोड़ी बहुत बर्बादी हो सकती है, लेकिन उस लहर के साथ जो उसकी रफ्तार होती है, जो उसकी गति होती है, वो उसको बहुत विनाशकारी बना देती है। और होता क्या है कि इसकी वजह से जो समंदर किनारे के इलाके के जो होते हैं वहां पानी पीछे की तरफ पहले खींचने लगता है। क्योंकि बहुत रफ्तार से वो वेव आ रही होती है, तो पहले जो समंदर किनारे का जो पानी है वो पीछे की तरफ रिसीड करता है, पीछे जाता है। और वो जितना पीछे जाएगा, आप समझिए कि अगली जो वेव आएगी, अगली जो लहर आएगी, वो उतनी ही शक्तिशाली और बड़ी होगी। जैसा कि हवाई समेत कई जगहों पर ये देखा भी गया है इस बार। जैसे जैसे सुनामी की लहरें किनारे के करीब पहुंचती है, जहां पानी की गहराई थोड़ी कम होती है, तो जो लहर की एनर्जी है, जो उसकी ऊर्जा है, वो उसकी ऊंचाई को और बढ़ाती चली जाती है, जिसकी वजह से समुद्री किनारे के इलाकों में भारी नुकसान का खतरा पैदा हो जाता है। सुनामी की लहरों की रफ्तार और एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि 40 सेंटीमीटर ऊंची लहर भी आदमी को अपने साथ बहा ले जाने की ताकत रखती है, सिर्फ 40 सेंटीमीटर। तो आप सोचिए कि 4 फुट और 4 मीटर की लहर क्या ही कर देगी। हमारे लिए सुकून की बात यह है कि हिंद महासागर में सुनामी का कोई अलर्ट नहीं है, भारत को कोई खतरा नहीं है। प्रशांत महासागर में इस बार उठी सुनामी का असर अगले 24 घंटे तक रहने का अनुमान है। और हम सबको इस बात की प्रार्थना करनी चाहिए कि इसका इंपैक्ट बढ़ते समय के साथ कम होता चला जाए, ताकि तबाही कम से कम हो। तो देश का मूड मीटर में अब आपको दिखाते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे में बुरके वाली जो आतंकी मास्टरमाइंड चढ़ी है, उसने ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अल-कायदा को भारत में एक्टिवेट करने के लिए कौन सी जिहादी साजिश रची थी। तो भारत के खिलाफ हो रही जिहादी साजिश का एक और चौंकाने वाला भांडाफोड़ हुआ है। अल-कायदा टेरर मॉड्यूल की जांच कर रही गुजरात एटीएस ने शमा परवीन नाम की उस महिला आतंकी सरगना पर शिकंजा कसा है, जो बेंगलुरु में छिप कर बैठी थी और दुनिया की नजरें बचाकर हिंदुस्तान में आतंकी संगठन अल-कायदा का टेरर मॉड्यूल चला रही थी। यह मॉड्यूल भारत में आतंकियों का स्लीपर सेल और उनके मददगारों को तैयार करने में जुटा हुआ था, जिसका भारत के खिलाफ जिहादी अभियान चलाने से लेकर आतंकी हमलों में इस्तेमाल किया जाना था। 23 जुलाई को गुजरात के मोडासा, अहमदाबाद के साथ साथ नोएडा और दिल्ली से अल-कायदा के 4 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे और उन्हीं की निशानदेही पर शमा परवीन के बेंगलुरु वाले ठिकाने का पता चला, जहां से बैठकर वो इस टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रही थी। परवीन की गिरफ्तारी से फिर से बात खुलकर सामने आ गई है कि जिहादी झुकाव रखने वाले नौजवानों को अपने पाले में लाने के लिए आतंकी नेटवर्क AQIS यानी कि अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत चालाकी से महिलाओं का इस्तेमाल कर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि बुर्का वाला स्लीपर सेल पूरे देश में तैयार किया जा रहा है और जिनके लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजरों से बचना देखा जाए तो अपेक्षाकृत बहुत आसान होता है।
30 साल की शमा परवीन बेंगलुरु में बैठकर AQIS के लिए काम कर रही थी और वो मूल रूप से झारखंड की रहने वाली थी, लेकिन AQIS से जुड़ने के बाद उसने बेंगलुरु को अपना ठिकाना बना लिया था और उसे बेंगलुरु के जिस हब्बल नाम के इलाके से पकड़ा गया, वो पिछले कई सालों से वो उसी इलाके में रह रही थी। वो ऑनलाइन एक्टिविटी के जरिए वो नौजवानों को AQIS से जोड़ने की पूरी उसने मुहिम चला रखी थी और उसकी पहचान न खुल पाए इसके लिए वो अपने घर से भी बहुत कम निकलती थी। आसपास के जो लोग थे उनसे भी नहीं के बराबर संपर्क रखती थी। वो ज्यादातर अपना जो समय ऑनलाइन ही गुजारती थी और ऑनलाइन ही ऐसे नौजवानों की पहचान करती थी जिनको कि अलकायदा के इस मॉड्यूल से जोड़ा जा सके और उनको फ्यूचर में, भविष्य में उनको आतंकी हमले के लिए, आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आपको बता दूं कि AQIS यानी कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो टेरर नेटवर्क है वो भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सारे यहां और नेपाल जैसे देशों में फैला हुआ है। और ये चारों कट्टरपंथी मुस्लिम देश हैं जिनके कट्टरपंथी गैंग का झुकाव अलकायदा की तरफ शुरू से ही है और वो दुनिया में किसी भी तरीके से खिलाफत कायम करना चाहते हैं, यानी कि खलीफा राज लाना चाहते हैं, शरिया का शासन स्थापित करना चाहते हैं। खास तौर से भारत उनके निशाने पर एक लंबे समय से रहा है, जिसका लोकतंत्र और सनातन संस्कृति एक तरीके से उनको फूटी आंख भी नहीं सुहाता और उनकी कोशिश है कि जैसे भी हो भारत में बड़ी से बड़ी संख्या में अलकायदा के लोग बनाए जाएं, उनके सदस्य बनाए जाएं और भारत में आतंकी गतिविधियों के जरिए और दूसरे जो तरीके हैं जिहादी तरीके से भारत में उसका राज स्थापित किया जाए। हालांकि इनकी ये कोशिश न पहले कभी कामयाब हुई है न आगे होगी, क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल सतर्क है और ऐसे उनकी हर साजिश का समय से पहले भांडाफोड़ हो जाएगा। तो देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, मेजर गौरव आर्या और दिनेश गौतम के साथ।